लेट्स से इनके कोएफिशिएंट कुछ ए बी सी डी एंड ई है, ठीक है, इक्वेशन बने थे। चलो आप ही बता दो इक्वेशन क्या क्या है, तो ये करना पड़ेगा मुझे, कर लेता हूँ मैं। LHS एंड RH जो मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं, या फिर चाहो तो रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड कर लो, वो भी अच्छा रहेगा। एटम्स कौन कौन है आपके पास? एक है फॉस्फोरस, दूसरा है नाइट्रोजन, और एक और ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो कि ऐसे देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप यही सिंबल्स यूज करो ABCD, आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ। तो P के नंबर ऑफ एटम्स हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में देख लो A है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा A। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में अगर देखते हो तो C। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए देख लो B है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए क्या है B। उसके बाद देखेंगे फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए देखो 3 टाइम्स B है, बराबर 3 टाइम्स B। तो ये लिखने जा रहा हूँ मैं CB। और इधर ऑक्सीजन के लिए देख लो, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ध्यान रहे जनरली रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हो रहा है नॉर्मल मेथड से, तो ऑक्सीजन की वजह से ही होगा, ठीक है। तो इक्वेशन जो कुछ भी आड़ा टेढ़ा बन सकता है वो ऑक्सीजन के लिए ही बनेगा। जैसे यहाँ पर बन रहा है, ये आ रहा है आपका 4 टाइम्स C प्लस 2 टाइम्स B, और लास्ट में 2 टाइम्स में 1 टाइम्स E, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देख लो लेफ्ट साइड में आपके पास B टाइम्स, यहाँ पर भी 2 जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर से अगर आप काउंट करते हो तो 3 टाइम्स आपका आएगा C, तो इधर से देख लो 2 टाइम्स आएगा E। ये यही इक्वेशन आए थे। बस इन इक्वेशन को अभी करना है आपको इक्वेट, और कुछ नए सेट ऑफ इक्वेशंस मिलेंगे, उनको करना है आपको सॉल्व। तो देख लो भाई, दोनों को इक्वेट अगर आप करते हो तो पहला इक्वेशन बनेगा आपका A = C, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद नाइट्रोजन के आइटम को अगर आप इक्वेट कर देते हो तो B = D, ये सेकंड इक्वेशन। थर्ड देख लो 3 टाइम्स B = ये सब कुछ रहेगा, तो ये लिखना पड़ेगा आपको 3 टाइम्स B = ये है आपके पास 4C + 2D + E, इक्वेशन नंबर थर्ड। और लास्ट में है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इट इज B = Cc + E। कर सकते हो सब? अरे कर सकते हो ना। आप ऐसे भी शांत शांत क्यों रहते हो? आना कुछ तो बोलते जाओ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुर्दों को पढ़ा रहा है। कुछ बोलते जाओ, आप भी बोलते जाओ। मतलब आपका 10वीं क्लास तक या फिर छोटे क्लास तक जो कुछ भी वन वे टीचिंग होता है वो यहाँ पे नहीं होगा, पहले भी बताया गया था आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। लेकिन मैंने बताया था वेरिएबल कितने वो पहले काउंट कर लो, उसके बाद इक्वेशन का नंबर काउंट कर लो। वेरिएबल आपके पास 5 है, इक्वेशन कितने आए हैं 4। ऐसे केस में क्या करते थे हम, बोलो? किसी एक वेरिएबल को 1 वैल्यू अज्यूम कर देते थे, और कौन से वेरिएबल को? जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है आपको? C दिख रहा है, ये A भी दिख रहा है क्या? चलो C को ले लेते हैं, क्योंकि ये देखो मतलब C इसीलिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जो भी इक्वेशन दिख रहा है, जो लंबा इक्वेशन दिख रहा है उसमें C, ये देखो यहाँ पर 4 वेरिएबल, इन चारों वेरिएबल में से अगर एक कोई अगर हट जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम C को रख रहे हैं। मैंने ये भी बताया था मैक्सिमम टाइम जो वेरिएबल आ रहा है उसको भी आप रख सकते हो। मतलब चाहता हो B की जगह पे भी 1 रख सकते हो, कुछ भी करके देख लो, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं क्या, C = 1, ठीक है। अगर C = 1 है तो पहले इक्वेशन से देख लो A भी आपका क्या हो जाएगा 1 के बराबर। बस, तो बाकी बचे इक्वेशन जो है उनका यूज कर लो और सॉल्व कर लो। नए इक्वेशन बन रहे हैं, उनको थोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं C का वैल्यू 1 रख देता हूँ तो एक नया इक्वेशन बनेगा, फिर से यहाँ पर अगर मैं C का वैल्यू 1 रख देता हूँ तब भी आपको एक फिर से नया इक्वेशन मिलेगा। तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी रख दिया है, ये फिर से मुझे लिखना पड़ेगा ताकि B = D। और यहाँ पर मैं C अगर वैल्यू रख दूँ तो ये हो जाएगा आपका CB = 4 1 + 2D एंड E। और एक लास्ट यहाँ पर भी मुझे रखना है, दैट इज B = हो जाएगा आपका 3 × 1 + 2। ये नए इक्वेशन मिले हैं, तो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको बोल दो C, ठीक है। अभी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। ये 4 × 1 मतलब 4 ही होता है, तो ये हटा दो। 3 × 1 3 होता है, तो ये भी हटा दो। अब बस एक चीज करनी है, क्या करनी है, फिर से ये 2 इक्वेशन का यूज आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए
ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपको एज इट इज यूज करना है। मतलब या तो बी की जगह पर कोई डी रख दो या फिर डी की जगह बी रख दो, जो करना हो वो कर सकते हो। एक काम कर लेते, हम डी की जगह पे बी रख दे। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में अगर मैं डी की जगह पे बी रख दूंगा तो ये बी और ई में एक इक्वेशन बनेगा, फिर से ये भी एक बी और ई में, मतलब दो वेरिएबल दो इक्वेशन होगा, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो मैं करने ये जा रहा हूँ, ए इक्वेशन रख दूंगा किसमें, डी में, तो आपको एक फिर से नया इक्वेशन मिलेगा। वो क्या रहेगा? वो रहेगा सी बी इक्वल टू 4+2 इंटू डी। डी की जगह पे रखने जा रहे हैं बी, तो ये हो जाएगा आपके पास 2b प्लस ये हो रहा है, इसको थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व। ये 2b इधर आ जाएगा तो बचेगा क्या, सी बी माइनस बी, सॉरी सी बी माइनस 2b इक्वल टू ये होगा 4+, और इसको सॉल्व कर लो, ये बचेगा b इक्वल टू 4+। तो अब ये जो आपके पास एक नया इक्वेशन मिला है, इसको एक कुछ कार्बन बोल दो, तो ये तो है। तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो, और बी और ई का क्या वैल्यू होता है वो बताओ। आया था? सॉल्व किया था? बताओ तो कितना आया था? बी एंड सी का वैल्यू, बी का आया था 5, ओके, ई का 1, ई ना मैच हो गया, इतना ही है। हाँ, तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो बी का वैल्यू है 5 और ई का वैल्यू है 1। तो दो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो तो मिल चुका है। एक और चीज, बी बराबर डी है, इसका मतलब यही वैल्यू डी का हो जाएगा, और दो वेरिएबल का हमने पहले अज्यूम कर लिया था, बराबर। मतलब खत्म हो चुका है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, सारे वेरिएबल्स का वैल्यू आपको मिल चुका है। ए का वैल्यू है 1, बी का जो आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है वो है 5। अच्छा, ये मैं करने वाला नहीं हूँ, मैथमेटिक्स है, ये आपको आना चाहिए, उतना कर लेना, मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसके बाद सी का वैल्यू देख लो, अज्यूम ही किया था आपने 1। उसके बाद डी को अगर देखते हो तो फिर से वो आया है 5, और लास्ट में ई का भी वैल्यू कितना आया है 1। तो ये सभी वैल्यूज अगर आप रख देते हो, फिर से एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि सच में हमने जो किया है वो सही है या फिर नहीं है। तो वो थोड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर भी वैल्यू रख देता हूँ, मैट्रिक ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये फिर से 1, दिस इज ऑल्सो 5, ये 1। चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं। फॉस्फोरस लेफ्ट साइड में 1, मतलब रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में भी 1, बैलेंस है। उसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 5, प्रोडक्ट साइड में 5, बैलेंस है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, 5 3 15, 15 होने चाहिए, देख लो कितना है, 4 2 10, 10 + 4 14 + 1 15, बैलेंस है, बराबर। और लास्ट में हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, 3 + 2 5, ठीक है। तो इस मेथड से आप कितना भी बड़ा इक्वेशन क्यों ना हो, उसका आंसर आराम से लिख सकते हो। ऑनलाइन वाले एक बार क्रॉस चेक कर लो, क्या ये आंसर मैच हो चुका था? बोलो बेटा। तो ठीक है, क्या नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया था? कार्बन वाला था शायद, है ना? बताओ रिएक्शन एक बार। कार्बन प्लस HNO3, एक तो बन रहा होगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं इसको। उसके बाद एक CO2, एक NO2 और एक H2, बराबर यही बन रहा था। चेक कर लो एक बार, ठीक है। आंसर भी आ गया था इसका, आया था? नहीं आया था? नहीं आया था? अरे ऐसा कैसा हो गया? ऑनलाइन वालों में से बताओ किसी का आंसर आया था या नहीं आया था? दोनों मेथड से नहीं आया, डायरेक्ट मेथड से? हाँ, ऐसे नहीं आया। हाँ ठीक है, डायरेक्ट मेथड से आ गया तो हो गया ना फिर। हम ये वाला शॉर्टकट कब यूज करते थे? जब डायरेक्ट मेथड से नहीं आ रहा था, ऐसे ही है ना। तो अगर डायरेक्ट मेथड से ही आ रहा है तो फिर काम बन जाएगा। कैसे किया होगा बैलेंस? ऑक्सीजन गिन लो, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3 2 5 5 2 7 एंड 1 8, बस ऑक्सीजन ही गड़बड़ कर देता है।
तो ऑक्सीजन देखो मैंने बताया था ऑक्सीजन का नंबर प्रोडक्ट साइड में अगर ऑड आ जाता है तभी दिक्कत होती है, इवन आ जाएगा तो अपन आराम से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना आया है अभी 8 और यहाँ पर कितना है आपके पास 3, तो 3 को तो 8 नहीं बना सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 4 तो 6, यहाँ पर 6 आया था, 5 आया था, क्या होगा ना डायरेक्ट बैलेंस? हाँ 8 आया है। हाँ ठीक है कर लो फिर, वो उस मेथड से कर लेते, मेटल नॉन मेटल उसके बाद ऑक्सीजन और सबसे लास्ट हाइड्रोजन, इसी मेथड से आया था ना, तो कर लेते। वो शॉर्टकट तब यूज करेंगे जब इस मेथड से नहीं आ रहा होगा। चलो पहले चेक कर लेते हैं मेटल, क्या मेटल बैलेंस है? मेटल तो कोई है ही नहीं उसको बैलेंस करने की चिंता नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन को एक बार देख लो, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 दिख रहा है, एक ये है एक ये है, इसका तो इसको करना पड़ेगा आपको 2, पहले तो ये कर लो 2। उसके बाद देखेंगे किसको बैलेंस करना है, नाइट्रोजन, क्योंकि वो नॉन मेटल है। यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब वो बैलेंस है, तो इसको फिलहाल छोड़ सकते हैं। उसके बाद देख लो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 और यहाँ पर कितने हैं 8। तो अब देखो यहाँ पर जो जहाँ पर हमने ट्रिक सीखा था उस रिएक्शन के लिए, सल्फर वाला जो रिएक्शन था वहाँ पर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करके अगर देखा होगा तो वैसे ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है कितना 3, तो 3 को तो 8 नहीं बना सकते, बराबर, ऑक्सीजन ऐड भी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ताकि वो इस नंबर के आसपास आ जाए। मतलब यहाँ पर अगर आपके पास 8 है तो 8 के आसपास आने वाला कोई नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, इसके आसपास है, इक्वल नहीं है आसपास है, इसीलिए इसको अपन ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो ये 3 3 कितना हो गया है 9, तो देखो यहाँ पर हो गया है 9 और यहाँ पर कितना है 8, तो अब 9 ऑक्सीजन को 8 जो यहाँ पर 8 है उसको 9 बनाना अगर आपको है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से। कहीं पे भी कर सकते थे लेकिन मैंने हाइड्रोजन वाटर को इसलिए किया क्योंकि एक ही नंबर बढ़ जाएगा। अब ऑक्सीजन को आप देख सकते हो 3 3 से 9 और यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 5 5 to 7 7 to 9, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को जब आपने बैलेंस किया, अब तो फिलहाल वो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन बाकी एटम्स को आपको देखना पड़ेगा कि वो बैलेंस है या नहीं है। जैसे कि हाइड्रोजन को देख लो, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? या फिर नाइट्रोजन को भी आप देख सकते हो, नाइट्रोजन बैलेंस है क्या, नहीं है। पहले क्रॉस चेक करना है पिछले वाले एटम को जो आपने पहले बैलेंस कर लिया था। नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है तो नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे, बराबर। अब जैसे ही आपने यहाँ पर 3 लिखा तो ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया, फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑक्सीजन पे जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन आया है अभी 3 6 9 9 एंड 4 कितना हो जाएगा वो 13, तो अब इसको 13 बनाना पड़ेगा। 13 नहीं बना सकते तो 13 के आसपास वाला नंबर दैट इज 5 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि ये कितना हो जाए 15। अब जैसे आपने इसको 15 कर लिया है, हाइड्रोजन फिर से गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा दिमाग लगा, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर ऑड है और यहाँ पर इवन है, तो इवन ही होना चाहिए दोनों तरफ से। यहाँ पर अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब शायद हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है। ये अब जो कर सकता है, जो मतलब जिसके पास पेशेंस है वो कर सकता है इसको, मतलब बार बार एक ही स्टेप करना पड़ रहा है ना, तो ऐसा नहीं करना था इसलिए हमने वो मेथड सीखा था। आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो, कर लेंगे, फिर चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर से हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो चुके हैं, यहाँ पर भी 6 हो चुके हैं, मतलब फिलहाल के लिए हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन नाइट्रोजन देख लो अभी भी बैलेंस नहीं है, तो फिर से वही करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को भी बैलेंस करो। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर 6, फिर से ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। तो जब आप ऐसा करते रहोगे तो फाइनली यहाँ पर आपको एक नंबर मिल जाएगा जो होगा ये, ठीक है, आ गया था। ऐसे क्या होगा ना कि बहुत बार आपको करना पड़ेगा, इसीलिए वापस ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने शॉर्टकट सीखा था, तो वो कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पर इस मेथड से आंसर नहीं आ रहा होगा। अब ये बैलेंस हो जाएगा, देख लो हाइड्रोजन कितना है 8, अगर हाइड्रोजन 8 करना है तो ये 3 to the 6 हो गया है और यहाँ पर आप, ठीक है ना, हो गया ना, 3 to the 6 4 to 8, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। नाइट्रोजन को देख लो, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, बस ऑक्सीजन को चेक कर लो, 8 3 है 24 और यहाँ पर कितना है, ये 3 + 2 16 एंड 3 हो गया क्या बैलेंस, हो गया ना बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ठीक है। तो ऐसे एक आधी रिएक्शन मिलेगा जिसको
करने के लिए वो ट्रिक अप्लाई नहीं हो रहा हो, तब आप क्या करोगे, ऐसे मेथड से करना पड़ेगा, लेकिन बहुत कम बार मिलेगा। और वैसे भी अगर देखते हो तो जब एंट्रेंस के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो बैलेंसिंग को करना पड़ता है आपको ताकि आप आगे कंसेप्ट वहां पर लगा के सॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन बैलेंसिंग तो आना चाहिए, जैसे मैंने कल भी बताया था, बैलेंसिंग आना ही चाहिए। तो इसको चाहो तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो या फिर वो ट्रिक मेथड से कर सकते हो, कहीं से भी कर लो, अपना काम क्या है, बस बैलेंस करना, कहीं से भी हो जाए, ठीक है ना। देख लो एक बार उस मेथड से क्यों नहीं आ रहा था, वो जो इक्वेशन वाला बताया ना, उससे क्यों नहीं आ रहा था, इक्वेशन सॉल्व हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, क्या हो रहा था, वैल्यू नहीं आ रही थी। 6 इक्वेशन बने होंगे ना, 6 इक्वेशन तो बने होंगे, तो इन 6 इक्वेशन में से किसी एक को आपको 1 का करना था, वो पकड़ा कर लेते तो हो जाता। ज़्यादा इक्वेशन बने इसलिए दिक्कत हो सकती है, जान तो छोड़ दो, हो गया ना, बैलेंस हो गया ना, बस उतना ही तो करना था, ठीक है। इसके बाद बैलेंसिंग का आगे कहाँ पर यूज हो सकता है वही हम आज सीखने वाले हैं, और वो हमें सीखना है किसमें, स्टोइकोमेट्री। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने स्टोइकोमेट्री को ऑलरेडी आपको लिख के दे दिया था कि वहां पर हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन मास ऑफ रिएक्शन, लिखा हुआ है, देख लो एक बार देख लो उसको, मैं फिर से लिखने वाला हूँ। स्टोइकोमेट्री में हम करते क्या है, एक मिनट, देख लो स्टोइकोमेट्री में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मास ऑफ प्रोडक्ट कितना मिलेगा आपको, ठीक है, ये बिना कैलकुलेट किए बता सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, मिनिमल कैलकुलेशन जिसको हम कहते हैं। तो ये लिख लो, इसमें हम करते क्या है, वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ए बैलेंस reaction if mass of reactant are given, ठीक है। इसका यूज कैसे करना है ये आपने लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो फिर से एक बार लिख लेना। इसका यूज देख लो, यूज बहुत अच्छा यूज होता है, और वो यूज करने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन में भी आपको बहुत मजा आएगा। बेसिक एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो एक तो आपका बनता है CO2, और दूसरा लिमिटेड सप्लाई में आपका बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी हमने बैलेंस कर लिया था, और ये तो अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। अब बैलेंस करने के बाद जो चीज आपको ये दिख रही है, मतलब हर एक एलिमेंट के आगे जो कुछ भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर नंबर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, वो पता है आपको, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पर फिर से 1। यहाँ पर देख लो ये 2 नंबर है, यहाँ पर है आपका 1, और यहाँ पर तो दिख ही रहा है 2 है, ठीक। तो इन नंबर का मतलब क्या होता है, या फिर इन नंबर को हम कहते क्या है, ये जो कुछ भी नंबर आपको दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, या फिर रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोल देते हैं हम, तो इसको शॉर्ट में एससी कहेंगे। ये पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि कभी कभी हम स्पेलिंग भी भूल जाते हैं, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि सर को स्पेलिंग नहीं आता, मतलब आप मेरी मजाक उड़ाओगे ना, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, तो शॉर्ट में एससी लिखूंगा, ठीक है। तो ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या देता है, ये आपको बताता है कि ये जो कुछ भी नंबर है ये उनके थ्योरेटिकल मोल्स है, क्या है, उनके थ्योरेटिकल मोल्स, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह, मैं ओरली बता देता हूँ, जैसे कि इस रिएक्शन में अगर आप 1 मोल कार्बन कंबाइन करोगे इसके साथ 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, दैट इज O2 के साथ, तब जाके आपको क्या मिलेगा,
1 मोल CO2 मिलेगा। ये समझ में आ गया जो मैंने बोला है ना, ठीक है, वही मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि 1 मोल ऑफ कार्बन जब आप कंबाइन करोगे किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, देन यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अब ये तो हमने मोल्स के फॉर्म में लिखा, लेकिन हम स्टोइकोमेट्री में कैलकुलेट क्या करते हैं, मास। अब आपको मोल्स गिवन मास से मोल्स निकालना आता है, वो हमने किया है प्रैक्टिस। अब अगर आपको वो आता है तो उसका उल्टा प्रोसेस भी आना चाहिए, दैट इज मोल से आपको मास निकालना आना चाहिए। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 मोल्स ऑफ H2 गैस है और मैं आपको पूछता हूँ कि बताओ H2 गैस का मास कितना है, तो उसी इक्वेशन का यूज करेंगे जो अब तक हम कर रहे थे, और वो ये है कि मोल्स इक्वल टू आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या है, आपको मोल्स दिए हैं, आपको पूछा है कि हाइड्रोजन का मास क्या होगा, मतलब W का वैल्यू पूछा है, तो उस फॉर्म में इक्वेशन को पलटा देंगे, दैट इज W इक्वल टू हो जाएगा N इंटू M। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है आपके पास 2, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इसका कितना होगा, 2 होगा, 2 आइटम है तो ये 2, बोलो कितना हो गया, 4 ग्राम। इसका मतलब गिवन मास हम मोल से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फंडे का यूज करना है यहाँ पर। देखो भाई, जब 1 मोल आपने कार्बन लिया होगा तो मास कितना लिया होगा आपने कार्बन का, बोलो। ये निकाल भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसा बोल दो ना, जब 1 मोल आप पास करोगे तो 1 मोल जो मास होगा वो उसकी मोलर मास के बराबर होगा। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो देख लो, W/M, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू M। नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है और मोलर मास कितना है, जो कुछ भी उसका मोलर मास है, तो ओवरऑल गिवन मास आपके मोलर मास के बराबर आ जाएगा, बराबर। 1 मोल होता है तो मास कितना आएगा, इक्वल टू मोलर मास। 2 मोल होता है तो 2 टाइम्स मोलर मास आएगा, 3 होता है तो 3 टाइम्स मोलर मास आएगा। ऐसा इजीली आप कर सकते हो। तो 1 मोल आपके पास कार्बन है, इसका मतलब आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, बराबर। तो मैं अब ग्राम्स में हम खेल रहे हैं, तो 12 ग्राम ऑफ आपने क्या ले लिया है, कार्बन। 12 ग्राम कार्बन आप किसके साथ कंबाइन कर रहे हो, 1 मोल ऑक्सीजन। बोलो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा, इसके मोलर मास के बराबर। एक ऑक्सीजन आइटम का कितना होता है, 60, दो का कितना हो जाएगा, 32। मतलब ये हो गया आपका 32 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि जब आप 12 ग्राम ऑफ कार्बन को कंबाइन करोगे या फिर बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 इसका भी मास निकालना पड़ेगा, तो 1 मोल मतलब इसके मोलर मास के बराबर। बोलो CO2 का मोलर मास कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। हर एक आइटम का भी ओरली करना है, ठीक है। अब अपन बच्चे नहीं रहे, आप आराम से कर सकते हो। जैसे कार्बन का कितना हो जाएगा 12 और O2 का कितना होता है, बोलो 32, कितना होगा 44। ये देखो बन गया कितना, 44 ग्राम। तो 12 ग्राम आपने कार्बन मिक्स कर लिया विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो मिलेगा कितना, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो जो कि मैंने कहा था कि हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, कर लिया इसका यूज कर गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट का। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन से आप ये भी समझ सकते हो जो मैंने बोला था कि हम रिएक्शन जो है वो क्यों बैलेंस करते हैं, बोलो रिएक्शन बैलेंस क्यों करते थे, लॉ टू फॉलो या फिर टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, ठीक है, ये किसके बराबर रहेगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वैलिड होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई, मास ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन में जो कुछ भी लिया है, 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 12 प्लस 32, ठीक है, ये कितना आएगा 44। और मास ऑफ प्रोडक्ट भी कितना मिला है, 44। मतलब जो हम बोल रहे थे कि वैलिडेट होगा ला, वो वैलिडेट हो चुका है। जो आपने रिएक्टेंट साइड में मास लिया था वही आपको प्रोडक्ट साइड में मास मिला है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब आप रिएक्शन को क्या करते हो, बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं करोगे तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। बात क्लियर है, ठीक है। तो इसका हम आगे जाके कैसे यूज करेंगे, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो पहले इतना लिख लो, इसके बाद मैं कंडीशन बताऊंगा अलग अलग कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इन स्टोइकोमेट्री। ऑनलाइन वाले यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, हर एक रिएक्शन के लिए आप ऐसा आराम से करके देख सकते हो। अब हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने वाले हैं। हो गया लिख के, अब ये जो मैंने लिखा था, एक मैंने वर्ड के फॉर्म में लिखा था कि 1 मोल ऑफ कार्बन मिक्स करेंगे हम किसके साथ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब 1 मोल ऑफ CO2 निकलेगा। फिर उस मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करके
फिर से लिखा था। तो ऐसा ही आपको 2 इक्वेशन के लिए लिख के मुझे बताना है। मतलब अगर वो आपको आ जाएगा ना तो फिर आगे के कंसेप्ट आप आराम से समझ सकते हो। वही जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ये आपको इस इक्वेशन के लिए भी लिख के बताना है, कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पर बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस भी करना आप ही का काम है और वो लिखना भी आप ही का काम है। ठीक है, मैंने एक बार लिख के दिखा दिया है। उसके बाद एक दूसरा रिएक्शन लिखेंगे थोड़ा अच्छा सा, दैट इज N2 प्लस H2, ये देगा आपको NH3। इस रिएक्शन के लिए भी वैसे ही लिख के एक बार देख लेना, देख लो आ जाएगा। प्रैक्टिस इज द की। देखोगे पहले रिएक्शन के लिए क्या लिखा होगा, पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही सब बाद ही आपको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा H3, दैट इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कैसा करेंगे, हाँ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इसको वर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब आप 2 मोल्स ऑफ कार्बन कंबाइन करोगे किसके साथ, ये 1 ही है यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तब जाके आपको क्या मिलेगा, देन यू विल गेट 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने बोला था कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर सप्लाई कर देते हो तब कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और जब मैक्सिमम अमाउंट में सप्लाई कर देते हो तब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। बताओ वहां पर उसके पहले जो थोड़ी देर पहले इक्वेशन लिखा था कार्बन का, वहां पर 1 मोल या फिर ऐसा कहते हो ना, कार्बन के 12 ग्राम के लिए आपको ऑक्सीजन कितना लग रहा था, 32 ग्राम लग रहा था। बराबर है, देख लो थोड़ी देर पहले ही लिखा था आपने, 12 ग्राम के लिए ऑक्सीजन कितना लग रहा था, 32 ग्राम। और यहाँ पर देखो 2 मोल्स मतलब कितना मास होगा, 24, बराबर 24 ग्राम। तो इस 24 ग्राम ऑफ कार्बन के लिए आपको ऑक्सीजन कितना लग रहा है, 32। अब मतलब देखो दोनों में से बताओ यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन है कि यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन है पर एटम, बात समझे हो क्या। देखो यहाँ पर 12 ग्राम के लिए 32 लग रहा है और यहाँ पर 24 ग्राम के लिए 32 लग रहा है। मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि 12 ग्राम के लिए सिर्फ और सिर्फ 16 लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो 12 ग्राम के लिए यहाँ पर 16 लग रहा है, यहाँ पर 12 ग्राम के लिए 32 लग रहा है, मतलब यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ये स्टोइकोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है वो आपकी छुट्टियों में सॉल्व कर देते हैं, अगर ये आपको आता होगा तो। ये चीज समझ लीजिए। तो इसका हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, सॉरी 2 मोल ऑफ कार्बन मतलब कितना, 24 ग्राम। तो 24 ग्राम कार्बन के लिए आपको लगेगा कितना, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और इससे मिलेगा कितना आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब ये कार्बन का हो गया ये 12 और ये कितना 60, मतलब 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सही है, 36 और 2 मोल है ना, हाँ ठीक है लिख लो। फिर कितना बोलोगे, 50। सही है, इस तरह आप कर सकते हो। चलो इसके लिए एक बार करके देख लो, लिख के हो गया होगा। हो गया, मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो उसको पहले अगर बैलेंस आप करते हो तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3। ठीक है, अरे किया है ना बैलेंस, ये किया है। तो अब वर्ड में आपको लिखना है दैट इज 1 मोल N2। देखो इस सिंबल पर भी ध्यान देना है। 1 मोल नाइट्रोजन गैस अगर लेते हो तो आपको 3 मोल हाइड्रोजन गैस लगेगा। ठीक है, तब जाके आपको मिलेगा 2 मोल ऑफ NH3। NH3 अमोनिया लिक्विड होता है, कल भी बता दिया था। अब इसको करेंगे मास में कन्वर्ट। तो 1 मोल N2 मतलब कितना मास होगा, एक एटम का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 28, मतलब आपके पास 28 ग्राम ऑफ क्या है, नाइट्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन कितना होगा, फिर 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा, तब जाके आपको मिलेगा NH3। NH3 मतलब कितना, नाइट्रोजन का जैसे होता है 14 और 17, 34 ग्राम ऑफ मिलेगा आपको NH3। ऐसा लिख सकते हो आराम से, ठीक है ना। तो ये हमने एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मासेस का कॉम्बिनेशन देखा है कि अगर आपको 34 ग्राम ऑफ NH3 बनाना है तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको 6 ग्राम ऑफ, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन छूट गया था, ये लिख दिया मैंने, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा और 28 ग्राम ऑफ क्या लगेगा, नाइट्रोजन। इन दोनों का ये जो क्वांटिटी है ये इतना ही लेना पड़ेगा, इससे कम या इससे ज्यादा अगर लेते हो तो इसके मासेस पे फर्क पड़ेगा, और वो जो फर्क पड़ता है उसी पर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2 तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो दोनों तरह से कैसे पूछेगा ये भी मैं बताऊंगा। उसमें एक ही बात आपको ध्यान रखनी है
कि पहले तो थ्योरेटिकली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके आपको ये मासेस का रिलेशन जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। फिर इसी रिलेशन का यूज कर आप आगे जाके क्या कर सकते हो, आराम से जो भी आपको पूछा होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन जो है वो किस किस पैटर्न के आते हैं या फिर कैसे आते हैं ये देख लो। वैसे तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फाउंडेशन में आप सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। एक पैटर्न वो होता है जहां पर आपको रिएक्टेंट में से जितने भी रिएक्टेंट हो उनमें से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट दिया जाता है, वो एक पैटर्न होता है। और दूसरा ये होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है उन सभी का मासेस गिवन होता है, फिर जाके आपको मास ऑफ प्रोडक्ट बताना पड़ता है। तो ये दोनों पैटर्न हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ध्यान दे दो, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। इसमें पहला पैटर्न जो हम पढ़ने वाले हैं ये वो है जहाँ पर मास ऑफ any one of the reactant is given and you are asked to calculate mass of product। ठीक है, बहुत ही सिंपल पैटर्न होता है। मैं एक एग्जांपल ले लूंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे कि कार्बन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, वही इजी है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये हो रहा है आपके पास CO। ठीक है, ये आपने थ्योरेटिकली अगर देखा है तो थ्योरेटिकली आपके पास रिलेशन क्या आया है, रिलेशन ये आया है कि 1 मोल आप ले लोगे क्या कार्बन, ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करोगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको ये समझ जाना है कि ये 1 है करके, नहीं तो चलो मैं लिख ही लेता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और तब जाके आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ CO2। तो इस रिलेशन का यूज कर क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा। पहला पैटर्न ये है कि जहाँ पर दोनों रिएक्टेंट में से या फिर जितने भी रिएक्टेंट हो, यहाँ पर तो हम 2 ही रिएक्टेंट का केस ले रहे हैं, लेकिन चाहे 4 हो चाहे 5 हो, कितने भी रिएक्टेंट हो उनमें से सिर्फ किसी एक ही रिएक्टेंट का मास आपको दिया रहेगा। देखो रिएक्टेंट इज गिवन, एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट का मास दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि लेट से आपको कार्बन का मास दिया है और कार्बन का मास आपको कितना दिया है, लेट से 6 ग्राम दिया है, और इस कार्बन की गिवन मास से आपको बताना है कि CO2 का कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो बता सकते हो, बोलो कैसे बता पाओगे। देखो सिंपल है, हमने थ्योरेटिकली जब इसको बैलेंस किया था तब हमें ये पता चला था कि 12 ग्राम अगर आप कार्बन लेते हैं तो उसके लिए ऑक्सीजन कितना लगने वाला है आपके पास 32 ग्राम, और तब जाके CO2 का मास कितना बनेगा 44 ग्राम, बराबर है। तो अब देखो सिर्फ कार्बन का मास दिया है, मतलब ऑक्सीजन का हमें लेना देना है नहीं, इसको फिर हटा ही दो। बस आपको ये रिलेशन देखना है और ये रिलेशन देख के आपको कंपैरिजन करना है। और कैसे कंपैरिजन करना है, तो देखो जब आपके पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा तब आपको कितना ग्राम ऑफ CO2 मिल रहा है, 44 ग्राम ऑफ मिल रहा है आपको CO2। और अगर आपको गिवन 6 ग्राम, क्या है गिवन 6 ग्राम है, तो इससे पूछा है कि कितना ग्राम ऑफ CO2 मिलेगा, तो जो पूछा है ना उसको आप x मान लो। या अब अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है तो आप ये भी देख सकते हो कि मास हमने आधा कर लिया है, ये भी आधा ही बनेगा, ऐसा सिंपल लॉजिक कर सकते हो। लेकिन अब ये मैंने सिंपल वैल्यूज दे ली थी तो आप आराम से कर सकते थे, लेकिन अगर वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही ये यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैं यही से बता देता हूँ, ऐसा कर लो 12 ग्राम के लिए कितना बनने वाला है तो गिवन मास के लिए कितना बनेगा ये ऐसा लिख लो, फिर इसको आप क्या कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने बताया होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपको मिलेगा कितना 12 इंटू एक्स इक्वल टू ये कितना 44 इंटू 6, फिर से आपका एक्स का वैल्यू आएगा कितना 44/12 इंटू 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना 22 ग्राम। देखो वैसे भी उतना ही आने वाला था, लेकिन ये प्रोसेस आप फॉलो करो क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन जब केमिस्ट्री में मैंने बोला है ये सिंपल वैल्यू कभी नहीं आएगी, वैल्यू आपको डेसिमल फॉर्म में आती है, मतलब वो जो ये 1.243 ऐसा कुछ तो होता है ना, ऐसे फॉर्म में आती है, तब जाके आप नहीं कर पाओगे ना। इसलिए यही मेथड बेस्ट मेथड रहेगा, इसी का ही आपको यूज करना है। बोलो कर पाओगे आराम से। ठीक है, ये वो पैटर्न है जहाँ पर रिएक्टेंट में से सिर्फ किसी एक ही रिएक्टेंट का मास आपको गिवन है, आराम से कर सकते हो। तो अब हम 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका आंसर आप खुद ही सॉल्व करके देख बिठा दो इसको। ठीक है, तो इसीलिए देखो बैलेंसिंग करना जरूरी क्यों है, ताकि आपका ये रिलेशन बने। मैंने बोला था बैलेंसिंग करना जरूरी है, उसको अगर बैलेंस नहीं कर पाते हो रिएक्शन को तो फिर आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बैलेंसिंग का और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका होमवर्क के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी के फॉर्म में दे दूंगा, तो उसको ट्राई करके एक बार देखिए।
अभी के लिए हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये है रिएक्शन आपके पास, वही मैं बैलेंस करके नहीं दूंगा, वो आप कर सकते हो आराम से, मतलब आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। यहाँ पर आपको निकालना है मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस व्हेन, इसमें से पार्ट नंबर 1 7 ग्राम ऑफ N2 is given, and part number 2 when चलो, ये दो चीजें हैं, अलग अलग कैलकुलेट करना है। पहला कैलकुलेट करना है आपको, जब नाइट्रोजन का आपको मास दिया कितना 7 ग्राम, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन का ही मास देगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, वो किसी भी रिएक्टेंट में से एक का वैल्यू दे सकता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का दिया है, सेकंड में आपको हाइड्रोजन का दिया है, ये लॉजिक वही लगाना है जो इसके पहले लगा रहे थे। तो आपके पास 2 मिनट है, सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ सकता है जल्दी जल्दी दोनों का बताओ। हाँ, ये करेक्ट है, रफ कर ले, चलो कर ले। जब आपको 7 ग्राम नाइट्रोजन दिया है, तब आपको पूछा है कि NH3 का कितना मास प्रोड्यूस होने वाला है। इसलिए आपको पहले तो बैलेंसिंग करने के बाद जो मास का रेशो वो निकालना पड़ेगा। जैसे ये पहले तो बैलेंस कर लो, हाँ सही, तो ये 3 और ये 2, तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन का मास देखो, जब 28 ग्राम नाइट्रोजन होगा, बराबर बराबर ना, हाँ ठीक। जब 22 ग्राम आपके पास नाइट्रोजन होगा, तब जाके आपको NH3 का कितना ग्राम मिलेगा, कितना 34, बराबर। बस इसी रिलेशन का आपको यूज करना है। 28 के लिए 34 मिल रहा है, तो 7 के लिए कितना मिलेगा, मान लो x, इस x के लिए सॉल्व कर लो, कितना होगा ये 34 इंटू 7/28, ये थोड़ा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 17, ये हो जाएगा 14, ये अभी करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आया था, ऐसे ही आया था ना, ये मैथमेटिक्स है, ये आता होगा थोड़ा, या करना पड़ेगा आपको, कर लो ना यार। हाँ, इसके आगे इसका आंसर कितना आता है 8.5 ग्राम, ठीक है। तो मैथ हो गया है ऐसा। उसके बाद सेकंड का कर लेते हैं, सेकंड का कहाँ पे करें, चलो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, फिर से वही 28 ग्राम। अच्छा नहीं, अभी सेकंड वाला जो है वो हाइड्रोजन के लिए बोला है ना, तो हाइड्रोजन का मास देखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का कितना है 6, तो 6 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेते हो, तो NH3 कितना बनता है 34 ग्राम। तो आपको गिवन कितना है 3, इसका मतलब आधा किया है, तो कितना बनेगा 17 बनेगा। ये सिंपली कर सकते थे, x इक्वल टू ये आएगा 34 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा 2 और ये आएगा 17, तो x कितना 17 ग्राम। ऐसे आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, आज के लिए यही पे रुक जाते हैं। दूसरा जो पैटर्न है वो हम कल पढ़ लेंगे। होमवर्क के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो एक बार घर पे ट्राई कर लो, आंसर मिल जाएंगे। एक ही रिएक्शन पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये घर पे एक बार
ट्रैक कर सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। तो एक पैटर्न आज हमने कवर कर लिया है, दूसरा पैटर्न कल कवर कर लेंगे और परसों प्रैक्टिस करेंगे, तो बोल कर से पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, जो फाउंडेशन के हिसाब से खत्म करना था। तो आज के लिए यही पे रुकने जा रहे हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।